हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग डिप्लोमा कोर्सेज में पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय शक्ति संयंत्र। इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र का लाइन डायग्राम, कि किस प्रकार से शक्ति संयंत्र कार्य करता है। ये हमने यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ी हैं कि किस प्रकार से नाभिकीय शक्ति संयंत्र क्या कार्य करता है, जिसमें कि हमने पढ़ा है कि इसमें एक नाभिकीय रिएक्टर होता है, एटॉमिक रिएक्टर होता है, उसके बाद एक हीट एक्सचेंजर होता है, उसके बाद टरबाइन होता है, कंडेंसर होता है, जनरेटर होता है और एक ट्रांसमिशन लाइन भी हमने इसमें देखा था। तो हमने यहाँ पे देखा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर देखा था कि जो एटॉमिक रिएक्टर है, एटॉमिक रिएक्टर में ऊष्मा उत्पन्न होता है। वो ऊष्मा क्या करता है, इन पाइपलाइनों में बहने वाली कूलेंट, इन पाइपलाइनों में एक कूलेंट प्रवाहित होती है। मैं कल आपको बताना भूल गया था, इसमें एक कूलेंट प्रवाहित होती है और इस पाइपलाइन में एक कूलेंट प्रवाहित होती है और वो कूलेंट क्या करता है, इस रिएक्टर से ऊष्मा प्राप्त करके वो हीट एक्सचेंजर में जाता है। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, पानी भरा होता है। वो कूलेंट जो ऊष्मा को ग्रहण करता है वो क्या करता है, इस पानी को दे देता है। जो इसमें हीट एक्सचेंजर में पानी भरा हुआ है उसमें ये दे देता है और देने के बाद फिर ये इसका इस ऊष्मा कम हो जाता है। ये कहाँ पे चला जाता है, फिर एटॉमिक रिएक्टर में चला जाता है। उसके बाद जो पानी यहाँ पे ऊष्मा प्राप्त करती है वो ऊष्मा प्राप्त करके किस में बदल जाती है, भाप में बदल जाती है, वाष्प में बदल जाती है। जिस वाष्प को हम स्टीम वाल्व के द्वारा ओपन करके उसको हम टरबाइन में उपयोग करते हैं। टरबाइन क्या करता है, जो भाप की एनर्जी है, जो भाप की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब ये है कि वह भाप की जो उच्च गति और निम्न दाब की ऊर्जा है उसको किस में परिवर्तित कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मतलब वो टरबाइन को रोटेट करवाने का, घुमाने का कार्य करता है। और यहाँ से जो भी भाप निकलता है, इस टरबाइन से जो भी भाप निकलता है वो फिर कहाँ पे आता है, कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में आने के बाद ये कंडेंस हो जाता है, मतलब बूंदों के रूप में बदल जाता है। बदलने के बाद फिर ये कहाँ जाता है, फिर ये जाता है कूलिंग टावर में। यहाँ से होते हुए फिर ये जाता है कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में जाने के बाद ये ठंडा होता है। फिर ये वाटर पंप की सहायता से कहाँ चला जाता है, फिर कंडेंसर में होते हुए ये फीड वाटर पंप की सहायता से फिर हीट एक्सचेंजर में चला जाता है। चले जाने के बाद फिर ये प्रोसेस लगातार होता रहता है। और दूसरी बात, जब ये टरबाइन कार्य कर लिया तो इसका जो हमको मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त है, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त है, वो शाफ्ट में हमको मिलता है। जो इसका टरबाइन का शाफ्ट है उसमें, उससे मिलता है। और इसका शाफ्ट किससे कनेक्ट होता है, जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट होता है, जनरेटर के रोटर से कनेक्ट होता है। जो क्या करता है, टरबाइन जनरेटर को घुमाने, शाफ्ट के द्वारा जनरेटर को घुमाने का कार्य करता है और घुमाने के बाद जनरेटर बिजली उत्पन्न करता है। वह बिजली हमको कहाँ पे मिल जाता है, वह बिजली इन लाइनों के माध्यम से ट्रांसफार्मर पर मिल जाता है। और ट्रांसफार्मर पर मिलने के बाद फिर ये आइसोलेटर की सहायता से ऑयल सर्किट ब्रेकर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे लगाया जाता है। और उस ऑयल सर्किट ब्रेकर के बाद ये फिर हमारे बस बार पे हमको प्राप्त हो जाती है, उपभोक्ता को मिलना शुरू हो जाती है। ये चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग जो पहले हम लोग एटॉमिक रिएक्टर की बात कर रहे थे उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए हमारा एटॉमिक रिएक्टर का ये पूरा क्लीन फिगर है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले तो हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या लगा होता है। तो सबसे पहले शिल्डिंग लगा होता है। शिल्डिंग जो है इसमें दो लेयर होता है। एक लेयर कंक्रीट का बना होता है जो कि एक्सटर्नल लेयर इसको बोलते हैं, बाह्यतम लेयर बोलते हैं। और एक लेयर होता है इंटरनल लेयर जो स्टील का बना होता है। एक कंक्रीट का बना होता है बाह्यतम लेयर और दूसरा जो इनर लेयर होता है वो किसका बना होता है, कंक्रीट स्टील का बना होता है। उसके बाद
इसमें लगा होता है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड या तो कंट्रोल रॉड बेरिलियम का हो सकता है, नहीं तो बेरिलियम का हो सकता है, नहीं तो किसका होता है, ये होता है आपका बेरिलियम का होता है, या तो बोरान की छड़ होती है, बेरिलियम या बोरान की छड़ होती है। इसका कार्य हम आपको बताएंगे। उसके बाद रिफ्लेक्टर होता है, परावर्तक होता है। रिफ्लेक्टर जिसको हम परावर्तक बोलते हैं वो होता है। परावर्तक भी सीमेंट और बालू से सिल्डिंग होके बना होता है, जो क्या करता है, न्यूट्रॉनों को परावर्तित कर देता है, न्यूट्रॉनों को परावर्तित कर देता है। दूसरा होता है यूरेनियम की छड़। यूरेनियम की छड़ ही मेन कार्य करता है। यूरेनियम की छड़ में क्रिया से न्यूट्रॉनों और यूरेनियम की छड़ से क्रिया से उसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कूलेंट बाहर की ओर जाता है। यहाँ से कूलेंट कहाँ पे जाता है, बाहर की ओर जाता है, और बाहर से होते हुए हीट एक्सचेंजर से होते हुए फिर ये अंदर की ओर जाता है। तो यहाँ से हीट एक्सचेंजर में होते हुए कूलेंट बाहर से फिर इसमें आ जाता है। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि कूलेंट अपनी ऊष्मा को कूलेंट जो होता है वो अपनी ऊष्मा को पानी को दे देता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। वो कूलेंट अपनी ऊष्मा को एक्सचेंज कर देता है, किसको, वाटर को। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मंदक, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर जो है क्या कार्य करता है, मॉडरेटर का कार्य इस जो तीव्र गति के न्यूट्रॉन हैं उनकी गति को धीमा कर देता है। मंदक क्या करता है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। धीमा करने के बाद फिर इसमें एक कंट्रोल रॉड लगा होता है। कंट्रोल रॉड क्या करता है कि जो क्रियाएं हो रही हैं, जो नाभिकीय क्रियाएं होती हैं वो बहुत तेजी के साथ होती है, उन नाभिकीय क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य ये कंट्रोल रॉड करता है। नाभिकीय क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम ये कंट्रोल रॉड करता है। ठीक है, अब हम शुरू से बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, ये जो यूरेनियम के छड़ हैं और ये जो मंदक हैं, जो मंदक होता है ये दो यूरेनियम के छड़ के बीच में लगाया जाता है, दो यूरेनियम के छड़ के बीच में लगाया जाता है, और इन दोनों के बीच में कंट्रोल रॉड लगाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में कंट्रोल रॉड लगाए जाते हैं। जैसे ही क्रिया प्रारंभ होती है, जैसे ही नाभिकीय क्रिया प्रारंभ होती है, तो न्यूट्रॉन किस पे बमबारी किया जाता है, यूरेनियम की छड़ पे बमबारी करते हैं, तो वो विखंडित होना शुरू हो जाते हैं। विखंडित होने से इस पूरे सिस्टम में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। इस पूरे सिस्टम में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, और इस ऊष्मा का उपयोग हम कूलेंट को देते हैं। ये जो ऊष्मा यहाँ पे उत्पन्न होता है वो ऊष्मा किसको प्राप्त होता है, इस कूलेंट को प्राप्त होता है, और कूलेंट ये उस देता है वाटर को, हीट एक्सचेंजर के माध्यम से वाटर को दे देता है, जिससे कि जो पानी है हमारा वो भाप में परिवर्तित हो जाती है। अब हम लोग एक एक जितने भी इसके पार्ट हैं उस पार्ट के बारे में एक एक करके लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर के अंग कितने हैं। नाभिकीय रिएक्टर के निम्न अंग होते हैं, मतलब उस नाभिकीय रिएक्टर के कितने पार्ट होते हैं, मेन पार्ट उसको हम लोग देखेंगे। पहला होता है रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर ये होता है जो ये बीच में जहाँ पे कंट्रोल रॉड और यूरेनियम की छड़, मंदक की छड़, ये सब लगे होते हैं, ये कोर होता है, उसका रिएक्टर कोर होता है। मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर किसका बना होता है, हाइड्रोजन का, बेरिलियम का, हैवी वाटर का उपयोग हम मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में करते हैं। तीसरा है कूलेंट, शीतक। कूलेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी जो विस्कोसिटी होती है वो कम होनी चाहिए, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, इसकी डेंसिटी घनत्व तो अधिक होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सील्डिंग में। सील्डिंग
दो प्रकार की होती है। एक होता है इनर शिल्डिंग, एक होता है बाह्यतम शिल्डिंग। इनर शिल्डिंग और आउटर शिल्डिंग। तो इनर शिल्डिंग हमारा किसका बना होता है, वो स्टील का बना होता है, और आउटर शिल्डिंग हमारा किसका बना होता है, वो कंक्रीट का बना होता है, जो विकिरण को रोकने का कार्य करती है, जो विकिरण को रोकने का कार्य करती है। विकिरण बहुत खराब चीज़ होता है, ह्यूमन को, जो आदमी है उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद इसमें एक होता है मेजरिंग सिस्टम। मेजरिंग सिस्टम थर्मल न्यूट्रॉन फ्लक्स को मेजर करता है। फ्लक्स का मतलब कि न्यूट्रॉनों के समूह को मेजर करता है कि वो कितने तीव्रतम और कितने समूह में नाभिकीय संक्रिया करने के लिए तत्पर हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म। कंट्रोल मैकेनिज्म में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला कंट्रोल तो हम रिएक्टर को किस प्रकार से बंद कर सकते हैं, किस प्रकार से चालू कर सकते हैं, ये चीज़ होता है। और इसी के अंतर्गत कंट्रोल रॉड आता है, जिसकी सहायता से हम नाभिकीय प्रक्रिया को कम या अधिक कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। रिएक्टर कोर, इसमें ईंधन की विखंडनीय चयन प्रक्रिया संपन्न होती है और ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। सिंपल से लैंग्वेज में आपको लिखवाया गया है। इसमें ईंधन की विखंडनीय चयन प्रक्रिया उत्पन्न होती है, संपन्न होती है, और ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद में आपको बताया गया है मॉडरेटर के बारे में। यह तेज गति वाले न्यूट्रॉन को, मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक, शब्द से ही स्पष्ट है कि ये मंद करेगी, क्रिया को मंद करने का कार्य करेगी। यह इसका परिभाषा ये है, यह तेज गति वाले न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हल्के परमाणु वाले पदार्थ, हल्के, ध्यान दीजिएगा, हल्के परमाणु वाले पदार्थ जैसे हाइड्रोजन, बेरिलियम, हैवी वाटर और ग्रेफाइट, ये सब हल्के परमाणु वाले पदार्थ हैं, इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्टर होता है। इसका प्रयोग न्यूट्रॉनों को कोर से निकलने से रोकने के लिए किया जाता है। प्रयोग न्यूट्रॉनों को, जो कोर है, जो पूरा सिस्टम अंदर का कोर है, उधर से निकल न जाएं, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये रिफ्लेक्ट कर देता है। न्यूट्रॉन जो है जब बॉडी से टकराती हैं, जब दीवार से टकराती हैं, तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होकर पुनः कोर में आ जाती हैं। इसके लिए वही पदार्थ उपयोग किया जाता है जो मॉडरेटर में किया जाता है। मतलब कि हाइड्रोजन कर सकते हैं, ग्रेफाइट कर सकते हैं, हैवी वाटर कर सकते हैं, बेरिलियम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कंट्रोल रॉड की बात करते हैं। कंट्रोल रॉड का उपयोग कोर में उपजी ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। देखिए कंट्रोल रॉड क्या करता है, जब हम इस कंट्रोल रॉड को ऊपर कर देते हैं, तो क्या होता है कि यूरेनियम की क्षण और मंदक के बीच में अधिक क्रिया होने लगती है। यूरेनियम की क्षण और न्यूट्रॉनों के बीच में अधिक क्रिया होने लगती है, जिससे कि जो नाभिकीय क्रिया है वो बढ़ जाती है, अधिक ऊष्मा उत्पादित तो होने लगती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस क्षण को जैसे ही नीचे करते हैं, जो न्यूट्रॉन होती है उनका नाभिकीय ईंधन यूरेनियम से टकराने की क्रिया कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि नाभिकीय क्रिया कम तेजी के साथ होने लगती है और ऊष्मा कम उत्पन्न होने लगता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कहाँ थे, कंट्रोल रॉड का उपयोग कोर में उपजी ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जो कैडमियम तथा बोरान का बना होता है। यह अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोख लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोख लेता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पांचवें पे, कूलेंट पे, शीतक पे। कोर में उपजी ऊष्मा को हीट एक्सचेंजर में कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा अंतरित या हीट एक्सचेंज करती है। वही चीज हुआ जो मैंने आपको बताया कि कूलेंट क्या होता है, कोर में उपजी ऊष्मा को पहले ग्रहण करता है, उसके बाद उस ग्रहण किए हुए ऊष्मा को हीट एक्सचेंजर में, जो जहाँ पे पहले से पानी उपस्थित होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको दे देता है, पानी को दे देता है, जिससे पानी क्या होता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेडिएशन शील्ड, वही शील्डिंग। रिएक्टर कोर की सुरक्षा के लिए शील्ड का प्रयोग स्टील का आवरण लगाया जाता है, जिसे इनर शील्ड कहते हैं। रिएक्टर कोर की सुरक्षा के लिए स्टील का
आवरण लगाया जाता है जिसे इनर शील्ड कहते हैं, अंदर का शील्ड करते हैं। इसको हम अंदर का सुरक्षा कवच भी बोल सकते हैं। उसके बाद नाभिकीय रेडिएशन को बाहर जाने से रोकने के लिए कंक्रीट की मोटी दीवार का उपयोग किया जाता है जिसे आउटर शील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनर शील्ड होता है वो स्टील का बना होता है, जो न्यूट्रॉनों को या रेडिएशन को बाहर निकलने से रोकता है, और जो कंक्रीट का बना होता है जिसको हम लोग आउटर शील्ड बोलते हैं, बाह्यतम सुरक्षा कवच बोलते हैं, वो किसका बना होता है? वो कंक्रीट का बना होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, ये नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापन यंत्र का प्रयोग थर्मल न्यूट्रॉन फ्लक्स, मैंने पहले ही आपको बता दिया, फ्लक्स का मतलब ही है न्यूट्रॉनों का समूह। जैसे आप लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइनों का समूह को हम फ्लक्स बोलते हैं। कोई भी वस्तु अगर हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय रेखाएं हैं उन रेखाओं के समूह को ही हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये न्यूट्रॉन फ्लक्स में कितनी ऊष्मा है उसको मापने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या आता है? कंट्रोल मैकेनिज्म रिएक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके अंतर्गत न्यूक्लियर रिएक्टर को निम्नतः 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी, न्यूट्रॉन के एनर्जी के आधार पे, ऊर्जा के आधार पे इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है फास्ट रिएक्टर, दूसरा है इंटरमीडिएट रिएक्टर और तीसरा है स्लो रिएक्टर। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मॉडरेटर यूज्ड, मॉडरेटर कौन सा मॉडरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे पहला है H2O रिएक्टर, दूसरा है हैवी वाटर रिएक्टर और तीसरा है हाइड्रोकार्बन रिएक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ कूलेंट, कूलेंट के आधार पे हम लोग रिएक्टर को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं, वाटर कूल्ड रिएक्टर और एयर कार्बन कूल्ड रिएक्टर या हीलियम कूल्ड रिएक्टर में इसको हम बांटते हैं। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन, कोर के संरचना के आधार पे हम लोग सिलिंड्रिकल हो सकता है, घनाकार हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, रिंग टाइप हो सकता है, गोलाकार हो सकता है कोर जो है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल। फ्यूल में आपको 3 फ्यूल यहाँ पे मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा, थोरियम मिलेगा और प्लूटोनियम मिलेगा। यूरेनियम से ही प्लूटोनियम का जन्म होता है। थोरियम चूँकि इंडिया में ज़्यादा उपलब्ध होता है इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर थोरियम से ही नाभिकीय रिएक्टर का संचालन किया जाता है। अब हम बात करेंगे, हमारे सिलेबस में तीसरा टॉपिक है न्यूक्लियर फ्यूल्स। विखंडनीय पदार्थों में सबसे प्रमुख पदार्थ प्लूटोनियम तथा यूरेनियम है। सबसे प्रमुख पदार्थ कौन है? प्लूटोनियम तथा यूरेनियम है। इन दोनों में से ये ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है, तथा यूरेनियम के विखंडन द्वारा प्लेटिनम बनाया जाता है। यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 241 नाभिकीय ईंधन के रूप में इनका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से प्लूटोनियम प्राप्त हो गया, इसको दिखाया गया है उसके आधार पे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए ज्ञानवर्धक है, तो तुरंत ही लाइक किया करिए। वीडियो देखना शुरू करिए, लाइक कर दीजिए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को लाभ मिल सके। और इसका PDF अगर आपको ज़रूरत है तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल के नाम से अगर आप सर्च करते हैं टेलीग्राम चैनल पे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।